हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमई। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेसी में हमें, आप लोगों को सभी को पता है कि डेमोक्रेसी में हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं अधिकारों को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है। आज हम उन्हीं अधिकारों के बारे में डीपली जानेंगे, ठीक है, कि क्या डेमोक्रेसी में अधिकार दिए जाते हैं और कहाँ तक ये अधिकार वैलिड है और कहाँ तक ये कोई भी हमसे ये अधिकार छीन नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले इन जो आज के चैप्टर में जो हम टॉपिक्स क्लियर करेंगे वो टॉपिक्स होने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में क्या है। बेसिकली इस चैप्टर में डेमोक्रेटिक राइट्स का एक इंट्रो लेंगे हम कि डेमोक्रेटिक राइट्स होते क्या है, क्यों इनकी जरूरत है हमें। उसके बाद लाइफ विद इन राइट्स, लाइफ विदाउट राइट्स, ठीक है। बिना हक के हमारा जीवन कैसा हो जाएगा अगर हमें कोई राइट्स ना दिए जाए या डेमोक्रेसी में हमें कोई राइट ही ना मिले, तो फिर कैसा हो जाएगा हमारा जीवन। उसके बाद राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में हमें क्या क्या राइट दिए जाते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन से राइट ग्रांट करता है, ठीक है, कौन कौन से राइट हमें देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। अब हम पढ़ेंगे कि राइट्स कहाँ कहाँ तक स्कोप है राइट्स का, ठीक है। हमारे जो अधिकार है वो किस किस क्षेत्र में कामयाब है, किस किस क्षेत्र तक है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वी विल नो डेमोक्रेटिक राइट्स बिगिन विद सम रियल लाइफ केसेस टू हेल्प यू टू इमेजिन व्हाट इट मींस टू लिव विदाउट राइट्स, ठीक है। डेमोक्रेटिक राइट्स हमें ये एहसास करवाने के लिए दिए जाते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है। अगर हमें अधिकार ही नहीं दिए जाएंगे तो क्या फायदा उस डेमोक्रेसी का, ठीक है। थ्रू दिस यू गेट टू नो वट यू मीन बाय राइट्स एंड वाई यू नीड दैम। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि राइट्स का मतलब क्या होता है और क्यों हमें राइट्स की जरूरत होती है, ठीक है। लाइफ विदाउट राइट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिना राइट के कैसा कैसा जीवन हो जाता है हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिजन इन गांतनामो बे। गांतनामो बे में क्या, जो एक प्रिजन है उसकी कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अबाउट 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पुट इन अ प्रिजन गांतनामो बे, एन एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी, ठीक है। होता क्या है कि 600 लोग ना, अमेरिकन नेवी क्या करती है, 600 लोगों को कवर अप कर लेती है या फिर यू कैन से पकड़ लेती है, ठीक है। और उनको कहाँ ले जाकर बंद कर देती है, गांतनामो बे में। गांतनामो बे जो है वो एक एरिया है क्यूबा के पास का, ठीक है। The American government said that they were enemies of the US and linked to the attack on New York on 11 September 2001. अमेरिकन नेवी किस दावे पर इन्हें अरेस्ट करती है। अमेरिकन नेवी ये कहती है कि ये जो हमने लोगों को अरेस्ट करा है ना, ये लोग वो है जिन्होंने 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क के ऊपर अटैक करा था, ठीक है। इस दावे पे वो दुनिया से 600 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, बिना कुछ ऐसा प्रूफ दिए कि हाँ यही लोग थे, लेकिन सिर्फ शक के दायरे में वो अरेस्ट करती है, ठीक है। अब होता क्या है, फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट देम। जो प्रिजनर्स की फैमिलीज थी उन्हें तक मिलने नहीं दिया जा रहा था, मीडिया को भी अलाउंस नहीं थी कि वो उन प्रिजनर से मिले। इवन यूएन जो है उसको भी अलाउंस नहीं थी कि वो जाके उन प्रिजनर से कुछ बात कर ले, ठीक है। The US Army arrested them, interrogated them and decided whether to keep them there or not. अब यूएस आर्मी के पास ही सारा डिसीजन मेकिंग था कि मतलब यूएस आर्मी के पास ही ये हक था कि अगर वो चाहती है इसे रखना, इन प्रिजनर्स को कैद रखना तो वो कैद रखेंगी, अगर वो चाहती है रिलीज करना तो वो रिलीज कर देंगी, ठीक है। ये सारा किसके ऊपर था निर्भर, सब कुछ यूएस आर्मी के ऊपर निर्भर था। There was no trial before any magistrate in the US, nor could these prisoners approach courts in their own country. ना ही तो इन्हें कोई ट्रायल दिया गया यूएस में कि हाँ आप आ जाओ, अगर आपने कुछ गुनाह नहीं करा तो आप अपनी बात प्रूफ कर दो, इन्हें ऐसा भी चांस नहीं दिया गया। प्लस इन लोगों को अपनी कंट्री में जाकर, अपने ही कोर्ट में जाकर भी मतलब माफी मांगने का राइट भी नहीं दिया गया, ना ये अपील कर सकते थे किसी कोर्ट में जाकर कि भाई हमारी गलती नहीं है, इन्होंने हमें बेफालतू में उठाया या बेवजह उठाया, ठीक है। ऐसे ही कहीं पे कुछ कह ही नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास वो राइट ही नहीं था, ठीक है। इन्हें शक के दायरे में अरेस्ट किया गया था और रखा भी गांतनामो में गया था जो कि इनकी कंट्री थी ही नहीं, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ना एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, collected information on the condition of the prisoners in Guantanamo Bay and reported that the prisoners were being tortured in the ways that violated the US laws. अब क्या हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोगों के हक के लिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। जिनसे ह्यूमन राइट्स छीने जाते हैं ना, उन लोगों को एक प्रोटेक्शन दी जाती है या उनका साथ देती है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो होता क्या है, इन्होंने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, ठीक है,
ऑन द कि ये जानने के लिए कि जो गुआंतानामो बे में जो प्रिजनर्स है ना उनकी कंडीशन कैसी है। अब होता क्या है, उस रिपोर्ट में ये पता चला कि जो गुआंतानामो बे में जितने भी प्रिजनर्स अरेस्टेड है ना, उन सबके साथ इतनी बुरी तरह अत्याचार किया जा रहा है जो कि यूएस की नेवी खुद भी नहीं करती। ठीक है, मतलब यूएस के लॉज में अलाउड ही नहीं है इस तरह व्यवहार करना, जिस तरह उन प्रिजनर्स के साथ व्यवहार करा जा रहा था। ठीक है, they were being denied that the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties। उन्हें ना जितना एक एनिमी के साथ ट्रीट किया जाता है उससे भी बदतर अत्याचार उन लोगों के साथ किया जा रहा था। ठीक है, मेनी प्रिजनर्स हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज कंडीशंस बाय गोइंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक। कई सारे प्रिजनर्स ने तो भूख हड़ताल पर जाकर इनके अगेंस्ट में जाने की कोशिश भी करी कि हाँ ये कुछ मान जाए, यूएस नेवी कुछ लाइट हो जाए हम लोगों के साथ, बट नथिंग हैपेंड। Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty। Prisoners को तब भी रिलीज नहीं करा गया जेल से जबकि पता चल गया कि हाँ भाई इनकी गलती नहीं है। उसके बावजूद भी इन्हें अलाउंस नहीं थी जेल से रिमूव करने की। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन सपोर्टेड दीज फाइंडिंग्स। अब जो यूएन है उन्होंने ये सब बातें जानी कि हाँ उन्हें ये सब प्रूव कर दिया गया है कि उनकी गलती नहीं है, फिर भी उन लोगों को रिलीज नहीं करा यूएस वालों ने। ठीक है, The UN Secretary General said that the prison in Guantanamo Bay should be closed down. The US government refused to accept these pleas. Even UN ने भी, UN सेक्रेटरी जनरल जो थे, जो UN के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी बोला कि जो गुआंतानामो बे में जो प्रिजन है ना इसे बंद कर दो, लेकिन यूएस नेवी ने उनकी बात को भी डिक्लाइन कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम गुआंतानामो बे के जो प्रिजन है उसे बंद नहीं करने वाले। सिटीजन राइट्स इन साउथ, अब आपने एक कंडीशन देखी कि बिना राइट्स के किस तरह लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, किस तरह यूएस के जो नेवी थी वो ट्रीट कर रही थी लोगों के, देश के, दुनिया के भर के लोगों को। ठीक है, और उनको राइट नहीं मिल रहा था, उनको कोई अधिकार ही नहीं था। उसके बाद सेकंड केस हम देखेंगे सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या चल रहा है और उनके क्या सिटीजन राइट्स है, क्या क्या हक दे रखे हैं लोगों को। ठीक है, सऊदी अरेबिया में कंसीडरिंग दीज फैक्ट द कंट्री इज रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। जो कंट्री है उसे कौन गवर्न करता है, एक राजा। ठीक है, इस देश में मोनार्की टाइप सिस्टम है तो इसमें राजा ही देश को चलाता है। ठीक है, तो ना ही तो लोगों के पास राइट है कि वो लीडर चेंज कर देंगे, ना ही वो लीडर को इलेक्ट कर सकते क्योंकि हेरिडिटरी सिस्टम चलता आ रहा है। This king elects the legislature as well the executive. He appoints the judges and can change any of their decision. यही जो राजा है वो वही लेजिस्लेचर को इलेक्ट करता है, वही एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करता है। उसके बाद यही राजा जो है ना जजेस को भी इलेक्ट करता है और अगर उसे अपने अकॉर्डिंग डिसीजन बदलवाना है ना तो वो डिसीजन भी बदलवा सकता है। ठीक है, ये होता है जब मोनार्की सिस्टम चल रहा होता है कंट्री में। सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वहां के उस देश के लोगों को अधिकार भी नहीं है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ले या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना ले। उसके बाद मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। मीडिया कुछ भी अपने पास से रिपोर्ट नहीं कर सकती, मीडिया कुछ ऐसा भी रिपोर्ट नहीं कर सकती जो कि मोनार्क को पसंद नहीं है। ठीक है, मीडिया को वही न्यूज दिखानी पड़ेगी जो कोई मोनार्क को पसंद है। ठीक है, उसके बाद देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लोगों के पास अपने ये अधिकार भी नहीं है कि वो अपना धर्म को चुन सके। ठीक है, एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स कैन नॉट फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक कैन फॉलो। हाँ, अब होता क्या है कि जो है ना हर सिटीजन को फोर्सफुली कहा जाता है कि आप मुस्लिम हो। ठीक है, इवन यू एक्सेप्ट और नोट, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, जो भी नॉन मुस्लिम रेजिडेंट वहां पे रह रहे हैं ना वो प्राइवेट में, ठीक है, अपनी फैमिली को बता के रखो भाई कि हाँ हम हिंदू है या जो भी हमारे धर्म है वो है, लेकिन अगर आप पब्लिक में जाते हो देन यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज मुस्लिम। आपको अपने आप को मुस्लिम ही दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन। वुमेन को ना एकदम रिस्ट्रिक्शन से रखा जाता था। ठीक है, पब्लिक में भी अगर वुमेन आ रही है तो उसे रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती थी उसके ऊपर, और ऐसा समझा जाता था कि अगर दो वुमेन बोल रहे हैं ना तो उनकी आवाज एक मैन के बराबर है। ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं है वुमेन की यहाँ पे। वुमेन को सिर्फ एक पब्लिक उनके ऊपर सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी, उनको कोई राइट नहीं था। ठीक है, और एक वुमेन को इतना अधिकार भी नहीं दे रहे ऐसे इस देश के लोग, तो फिर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस कंट्री के सिटीजन से, इस कंट्री की गवर्नमेंट से। नेक्स्ट केस हम देखेंगे एथनिक मैसेकेयर इन कोसोवा। हमने फर्स्ट केस में देखा कि कैसे दुनिया भर के 600 लोगों को उठा के लाया गया, जेल में बंद करा गया, उनके साथ अत्याचार करा गया। ठीक है, सेकंड केस में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया जैसे देश में क्या कंडीशन है वुमेन की और क्या कंडीशन है वहां के लोगों की, कितना राइट उन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, अब थर्ड चीज देखेंगे हम एथनिक मैसेकेयर इन कोसोवा। एथनिक मतलब जो वहां की परंपरा चलती हुई आ रही है, और मैसेकेयर मतलब
ग्रुप मतलब एक काफी ज्यादा नंबर पर लोगों की डेथ हो जाना, ठीक है। अब होता क्या है, कोसोवा दिस वाज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट्स स्प्लिट। ये यूगोस्लाविया का ही एक पार्ट था जब जब यूगोस्लाविया डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है, तब यूगोस्लाविया के अंदर ही आता था कोसोवा। इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वाज ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बेनियन। इसमें क्या था कि जो पॉपुलेशन थी ना वो दो जगह की थी, ठीक है, एक तो अल्बेनियन, दूसरा सर्ब्स, ठीक है। बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन मेजोरिटी, सर्ब्स जो थे वो ज्यादा नंबर पे थे, ठीक है। अ नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविक, प्रोनाउंस मिलोसेविक, हैड वॉन द इलेक्शन। अब होता क्या है, इसमें ना एक इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और उसके बाद ना जो लीडर निकल कर आता है, जो जीत जाता है, वो कौन होता है, नैरो माइंडेड सर्ब, ठीक है, वो सर्ब ही जीतता है। अब दो दो तरह के लोग रहते हैं इसमें, मैंने आपको बताया था अल्बेनियंस और सर्ब्स, उसमें से जीतता कौन है, नेशनलिस्ट मिलोसेविक। अब मिलोसेविक जब इलेक्शंस को जीतते हैं, हिज गवर्नमेंट वाज वेरी होस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियंस। इसकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी, किसके टुवर्ड्स, कोसोवो के अल्बेनियंस के टुवर्ड्स, जो वहां पे अल्बेनियंस रह रहे थे ना, जो कम माइनॉरिटी में थे, उनके टुवर्ड बहुत ज्यादा होस्टाइल थी, कि मतलब बहुत गुस्सा करने वाली, कि मतलब उनको किसी भी चीज के लिए ना बख्शती नहीं थी, किसी भी चीज के लिए। His government was very hostile to the Kosovo Albanians. He wanted the Serb to dominate the country. उसकी क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा hostile थी अल्बेनियंस के टुवर्ड्स, वो चाहती थी कि हमारी कंट्री में से सर्ब्स रहे और सर्ब्स की ही बात मानी जानी चाहिए, ठीक है। ये जो अल्बेनियन है ना, इनकी कोई नहीं सुनने वाला, या इनको कोई राइट नहीं दिया जाएगा, ऐसा किसका कहना था, नेशनलिस्ट मिलोसेविक, जो कि इलेक्शंस जीते थे। Many Serb leaders thought that the ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of state. जो कुछ सर्ब के लीडर्स थे ना, वो ये चाहते थे, मतलब ऐसा मानते थे कि या तो जो माइनॉरिटी में जो अल्बेनियंस है वो या तो यहाँ से चली जाए, अदरवाइज इन्हें जो सर्ब्स का कहना है ना वो मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा किसका मानना था, जो सर्ब्स लीडर्स थे, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंड टू द अल्बेनियन फैमिली इन अ टाउन इन कोसोवो इन अप्रैल 99। अब देखते हैं कि अल्बेनियन फैमिली थी एक कोसोवो में, उनके साथ क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। 74-year-old बातिशा होक्सा was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband Izzat, staying warm by the stove। मतलब ये दोनों किचन में बैठे थे, 77 ईयर्स का हस्बैंड एंड 74 ईयर्स की जो वाइफ थी उनकी, वो दोनों किचन में बैठ के आराम से हाथ ताप रहे थे, ठीक है। दे हैड हर्ड एक्सप्लोजन्स बट डिड नॉट रियलाइज दैट द सर्बियन ट्रूप्स हैड ऑलरेडी एंटर्ड द टाउन। द नेक्स्ट थिंग शी न्यू 5 or 6 सोल्जर्स हैड बर्स्ट थ्रू द फ्रंट डोर वर डिमांडिंग। अब वो बैठ के आराम से हाथ सेक रहे थे, सर्दी की बात है। अब होता क्या है, इन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि हमारे टाउन में सर्ब्स घुस चुके हैं, ठीक है। और हुआ क्या था, सर्ब ट्रूप्स घुस गए थे और इनके टाउन में बहुत ज्यादा हमला कर रहे थे वो लोग। उसके बाद वेयर आर यू चिल्ड्रन, दे शूट इज़ैट 3 times इन द चेस्ट। फिर उसके बाद वो आते हैं डोर के अंदर और पूछते हैं कि तो आपके बच्चे कहाँ पे है, इतना कहते हैं वो जो उनके हस्बैंड है उन्हें शूट कर देते हैं, ठीक है। अब रिकॉल्ड बतीशा, अब एकदम से जैसे ही इज्जत को वो ऐसी सिचुएशन में देखते हैं तो भतीजा जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है और मतलब फ्री आउट ऑफ द माइंड सिचुएशन हो जाती है कि अब क्या करूं मैं। विद हर हस्बैंड डाइंग बिफोर हर द सोल्जर्स पुल्ड द वेडिंग रिंग ऑफ हर फिंगर्स एंड टोल्ड हर टू गेट आउट। अब क्योंकि उसका पति उसके सामने मर रहा था तो वहां के जो सर्ब सोल्जर्स थे उन्होंने पता क्या करा, उन्होंने उसकी वेडिंग रिंग उसके हाथ में से उतारने को कहा उससे कि अपनी वेडिंग रिंग उतारो, तुम्हारा हस्बैंड तो मर गया, ठीक है। आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट when they burned the house. She was standing on the street in the rain with no house, no husband and no possessions but the clothes she was wearing. उसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, उसके पास ना ही तो उन्होंने क्योंकि घर जला दिया था, अब ना ही उसके पास घर था, ना ही उसके पास हस्बैंड था, ना ही कोई पोजेशन था, ठीक है। अब वो उस जो इज्जत थी उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है, सिवाय जो कपड़े उसने पहन रखे थे उसके अलावा, क्योंकि घर चल चुका था, उसके जो हस्बैंड थे वो मर चुके थे, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था, ठीक है। अब आप यहाँ पे सिचुएशन देखना कि कैसे ट्रीटमेंट करा सर्ब्स ने अल्बेनियंस के साथ। दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंस ऑफ किलिंग बेस्ड ऑन द एथनिक प्रेजुडिस इन रिसेंट टाइम्स। फाइनली सेवरल अदर कंट्रीज इंटरवेन टू स्टॉप दिस मैसेकर। अब क्योंकि जो सर्ब्स है ना बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे थे अल्बेनियंस के साथ, मारना शुरू कर दिया उन्होंने, पता नहीं कितने अल्बेनियंस को उन्होंने मारा। अब उसके बाद यहाँ की सिचुएशन ना बहुत ज्यादा वर्स होती जा रही थी, तो उस समय सिचुएशन को काम करवाने के लिए, सिचुएशन को शांत करवाने के लिए किसने, कई सारी कंट्रीज ने इनके बीच में पार्ट लिया, इंटरवेन किया और उसके बाद ये जो मैसेकर था वो रोका गया। मिलोशेविक लॉस्ट पावर एंड वाज टायर्ड बाय द
was tried by the International Court of Justice for Crimes Against Humanities। उसके बाद ये जो कंडीशन थी वो बेटर हुई जब कंट्रीज ने इंटरवेन करा और बचाया इस सिचुएशन को, और जो मिलोशेविक थे उनको पावर से हटा दिया गया। फिर उन्हें कहाँ लेकर गए, उन्हें लेकर गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और फिर उन्हें सजा दी गई क्योंकि उन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाकर बहुत ज्यादा अत्याचार करे थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिचुएशन काम डाउन होती है। तो अब इन तीनों केस को देखकर हमें समझ आ गया कि हमें राइट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और क्या वैल्यू होती है राइट्स की। अब हम पढ़ेंगे राइट्स इन अ डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी में हमें कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट्स होते क्या है? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। राइट्स वो दावे है, यानी कि अधिकार वो दावा है जो हम कभी भी, जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, ना ही तो गवर्नमेंट छीन सकती, ना ही लोग छीन सकते, ना ही कुछ और चीज भी नहीं छीन सकती। ठीक है, राइट्स हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, उन्हें कोई भी आकर हमसे नहीं छीन सकता। ऑल ऑफ अस वांट टू लिव हैप्पीली विदाउट फियर एंड विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट। हर किसी को हक है बिना डर के जीने का, यानी कि खुल के जीने का, या फिर किसी भी चीज से बंधे नहीं रहने का। ठीक है, अगर आप बंध के रहोगे तो फिर वो जीवन क्या ही है, वो फिर तो वो जीवन व्यर्थ है ना। तो सेम चीज उन्होंने कही, सॉरी सेम चीज राइट्स कहता है कि राइट्स में मिलता ही हमें अधिकार है। ठीक है, हमारे पास अधिकार होता है कि हम खुल के जिए बिना किसी बंदिश के। When law recognizes some claims, they become enforceable। जब कानून कुछ दावों को मतलब मान लेता है, वो बन जाते हैं एनफोर्सेबल, यानी कि उनको अब हमसे कोई नहीं छीन सकता। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? राइट्स। वी कैन देन डिमांड देयर एप्लीकेशन when fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights। और जब ये कानून बन जाता है और हमें अधिकार मिल जाता है, तब उन अधिकारों को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, और अगर छीनते हैं तो उसे बोलते हैं वायलेशन ऑफ राइट, कि हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। राइट्स वो अधिकार है लोगों के, या फिर वो दावे हैं लोगों के जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, इवन कानून भी नहीं। ठीक है, और कानून ही राइट्स को बचाता है, ये चीज याद रखना। व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? अब हमें एक डेमोक्रेसी में राइट की जरूरत क्यों है? क्या बिना राइट के डेमोक्रेसी नहीं मिल सकती हमारी कंट्री को? देन द आंसर इज नो। वी नीड डेमोक्रेसी, वी नीड राइट्स टू हैव अ फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी। राइट्स आर नेसेसरी फॉर द सब्सिस्टेंस for the sustenance of democracy। In a democracy, every citizen has to have the right to vote and the right to be elected to the government। हर डेमोक्रेसी में लोगों के पास राइट होना चाहिए वोट करने का, और राइट होना चाहिए गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का। ठीक है, राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। राइट जो है वो माइनॉरिटी, जो कम मात्रा में लोग हैं ना, उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई मेजोरिटी आके उन पर अटैक ना करे, जैसे सर्ब्स और अल्बेनियंस में हुआ था ना। ऐसा सीन या फिर ऐसा केस दोबारा ना हो, इसलिए राइट्स हम लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। राइट्स वो गारंटी है जो कि तब हमारा काम दे, हमारे साथ आती है, फिर हमारी मदद करती है जब चीजें गलत जारी होती है। ठीक है, तो तब हमारे साथ कौन देता है? अधिकार हमारी। ठीक है, राइट्स। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स होते हैं। ठीक है, सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू आवर लाइफ आर गिवन एज स्पेशल स्टेटस, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। जो राइट्स हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। इट टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग फॉर ऑल इट्स सिटीजंस इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। अब राइट जो होते हैं वो सिटीजन्स को तीन चीज सिखाते हैं। ठीक है, और तीन चीज के द्वारा मिलते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी मतलब समानता, लिबर्टी मतलब आजादी, और जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय। राइट्स की वजह से हमें इक्वालिटी मिलती है और लिबर्टी मिलती है और न्याय मिलता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पुट दिस प्रॉमिस इनटू इफेक्ट, दे आर एन इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन सब चीजों को काम में लाया है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट्स ना, अगर हमारे पास राइट्स है तो वी कैन से कि हम फ्री है, वी कैन से कि हमारे पास आज़ादी है, वी कैन से कि हमें न्याय मिल रहा है। ठीक है, अब होते क्या है फंडामेंटल राइट्स? देखो 6 राइट्स हैं यहाँ पे। राइट टू इक्वालिटी, यानी कि हमारे पास समान अधिकार है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है। राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमारे पास पढ़ने लिखने का और हमारे कल्चर को फॉलो करने का राइट है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का राइट है हम पे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारा कोई फायदा ना उठाए, ठीक है, उसका भी हमारे पास, उसके खिलाफ जाने का हमारे पास भी अधिकार है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमें अपने धर्म को फॉलो करने का भी अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हैं हम। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। गवर्नमेंट ये कहती है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने पहले इक्वालिटी है। ठीक है, हमें पहले ना समान रखा जाएगा, उसके बाद कानून अप्लाई होगा हमारे ऊपर। ठीक है,
or it means that the laws apply in the same manner to all regardless of a person's status. This is called rule of law. रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि कानून जो है वो सबके लिए समान है, नो मैटर कि पर्सन की क्या पोस्ट है और क्या नहीं, ठीक है, इसे हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इट मीन्स दैट द पर्सन इज अबव द लॉ, दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। अब रूल ऑफ लॉ मैंने आपको बताया, वो रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि कोई भी पर्सन ना कानून से ऊपर नहीं है, सब कानून के ऊपर इक्वालिटी है, ठीक है, सबको समान समझा जाएगा, उसके बाद कानून अप्लाई होगा उन लोगों के ऊपर। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल और एन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते हम, कानून हो, सॉरी गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर पॉलिटिकल लीडर हो, या फिर ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो, तीनों ही समान है, ठीक है, कभी भी हम इसके बेसिस पर उन लोगों के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते या फिर अलग अलग फील नहीं करवा सकते। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। गवर्नमेंट जो है वो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन एनी बेसिस, किसी भी बेसिस पर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, ठीक है, यानी कि लोगों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। आर दीज रिजर्वेशंस अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी? दे आर नॉट। फॉर इक्वालिटी डज नॉट मीन, अब देखो, क्योंकि हमारे पास आपने देखा कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सब कानून के सामने बराबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये चीज ठीक है या गलत है। They are not, for equality does not mean giving everyone the same treatment no matter what they need. Equality means giving everyone an equal opportunity on to achieve whatever they are capable of, ठीक है। इक्वालिटी क्या होती है? वो सबको एक सा अधिकार देती है कि ठीक है आपके पास भी ये राइट है और सेकंड पर्सन के पास भी ये राइट है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आप राइट का इस्तेमाल किस तरह करते हो, ठीक है। तो इक्वालिटी क्या होती है? वो सबको इक्वल अधिकार देती है। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। कई बार ना कुछ चीजों में जो इक्वालिटी है वो वी कैन से इक्वालिटी तो है, ठीक है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि रिजर्वेशंस मिल जाती है कुछ लोगों को, कुछ को नहीं मिलती, लेकिन वो रिजर्वेशन दी ही इसलिए जाती है ताकि वो जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं ना उन्हें भी इक्वल स्टेटस फील हो, क्योंकि उस समय हम उन कैटेगरी के लोगों को बहुत ज्यादा नीचे दिखा चुके होते हैं, फिर नीचे बैकवर्ड रह जाती है वो क्लासेस, तो उस समय उनको अपलिफ्ट करने के लिए हम उन्हें रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है। तो क्या ये रिजर्वेशन ठीक है या नहीं है? एक तरह से देखा जाए अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन देते हैं तो फिर रिजर्वेशन ठीक है ताकि वो लोग थोड़े अपलिफ्ट हो और थोड़े वो डेवलप हो पाए और इक्वल स्टेटस मेंटेन हो पाए सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम मीन्स अब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी कि किसी भी डर की या फिर किसी भी बंदिश की फ्रीडम, कि हमारे पास कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स, ठीक है। मतलब ये होता है राइट टू फ्रीडम कि हमारे बेसिस पर या फिर हमारी लाइफ में कोई भी बंदिश नहीं लगा सकता कि आप यही काम करो, आप वहां क्यों जा रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये अधिकार किसी के पास नहीं है कि वो हमें रोके टोके कुछ भी काम करने से, ठीक है। बस हमें कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स मेंटेन करके रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाना। नेक्स्ट इज, तो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू। अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम सबके पास कौन कौन से अधिकार है। फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे पास अधिकार है, हम जो अपनी बात है वो रख सकते हैं, ठीक है, हमें कोई हमारी बात रखने से रोक नहीं सकता। सेकंड थिंग इज असेंबली इन अ पीसफुल मैनर। हम पीसफुल मैनर में कोई भी असेंबली कंटेन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ भी अपनी बात रखनी है तो एक पीसफुल तरीके से हम रख सकते हैं और हमारी बात सुनी जाएगी। उसके बाद फ्रॉम एसोसिएशंस एंड यूनियंस। अब जो यूनियंस होते हैं या फिर एसोसिएशंस होते हैं उनमें भी हम अपनी बात रख सकते हैं। अगर कोई भी हमारे साथ गलत चीजें होती है तो हम जाके इन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। राइट्स हमें अलाउ करते हैं कि हम कंट्री में कहीं पे भी घूम सकते हैं, ठीक है। हाँ, डॉक्यूमेंट जरूरी है, अब ये मत सोचना कि बिना डॉक्यूमेंट्स के आप लोग निकल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वी हैव टू फॉलो सम सर्टेन रूल्स, उसके बाद हम कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास राइट है, ये कोई हमें रोक नहीं सकता। नेक्स्ट इज रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हम अपनी कंट्री में किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बाद। उसके बाद प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। हमारे पास हक है कि हम किसी भी ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं, हम किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी बंदिश नहीं है, गवर्नमेंट ने ये नहीं कह रखा कि आप यही बनोगे। नो, वी हैव द राइट टू चूज वट एवर वी वॉन्ट टू बी। फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर। फ्रीडम जो है ना कभी भी ये मतलब पब्लिक एक तरह से होता है ना कि हड़ताल पे उतर आना, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन कई बार जब ये चीजें बहुत ज्यादा
मतलब पीक पर चली जाती है, लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो अधिकार है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजर्स नो वन एल्स। तुम वो चीज करने के लिए फ्री हो जिससे दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। ये मत सोचना राइट टू फ्रीडम है तो भाई सब कुछ कर दोगे, आपके पास राइट टू फ्रीडम है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा है इसलिए हमने तो इसको मार दिया। नो, वी हैव राइट टू फ्रीडम बट इट डजंट मीन कि हम किसी को मार देंगे, ठीक है। लिमिट में है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू वट वन वॉन्ट्स। फ्रीडम है हम पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो मर्जी करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, फ्रीडम है तो हम वो मर्जी हम कर सकते हैं जो हम चाहे, लेकिन लिमिटेड में, ठीक है, लिमिटेशंस में। और लिमिटेशंस किसकी फॉलो करनी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप किसी और के जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी के पर्सनल मैटर्स में। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आप दूसरे की फ्रीडम नहीं छीन सकते। तो इसलिए हम जब फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं ना, तो हमें दूसरे की फ्रीडम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। Next is accordingly the government can impose certain reasonable restrictions on our freedom in the large interest of the society. लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, हम अगर कुछ लोग होते हैं ना सोसाइटी में जो बहुत ही ज्यादा इलीगली अपने फ्रीडम का लाइक फायदा उठाते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा भी सकती है जरूरत के अनुसार, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ इन अ डेमोक्रेसी। अगर हमारे पास डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियसली बात है हमें हमारी बात रखने का अधिकार भी होगा, हमें हमारी बात बोलने का भी अधिकार भी होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू मे डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट और एक्टिविटीज फॉर एन एसोसिएशन। यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और द एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन इन योर कन्वर्सेशंस विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। हमारे पास राइट है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्टेन एक्टिविटी करता है और वो एक्टिविटी गलत है, तो हमारे पास राइट है हम उस एक्टिविटी के बेसिस पर चर्चा कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, मीडिया उस एक्टिविटी को दर्शा सकती है, या फिर हम लोग ही पब्लिकली जाकर उस एक्टिविटी को डिस्क्लोज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये काम क्यों करा, ठीक है। उस समय गवर्नमेंट को हमारे जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करना पड़ेगा या फिर आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यू में पब्लिसाइज योर व्यूज थ्रू अ पैम्पलेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पैम्पलेट के थ्रू अपने व्यूज रखो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इनके थ्रू हम अपनी बात रख सकते हैं। यू कैन डू इट थ्रू पेंटिंग्स, पोइट्री और सॉन्ग्स, और गाने के जरिए या पोइट्री के जरिए या पेंटिंग्स के जरिए भी हम अपनी बात रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट यूज टू इंसाइट पीपल टू रेबेल अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट। लेकिन हम लोगों को ना भड़का नहीं सकते कि आप जाओ गवर्नमेंट के अगेंस्ट उतर जाओ, ठीक है। हम सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं कह सकते कि हमें गवर्नमेंट के ऊपर अगेंस्ट उतरना पड़ेगा। Neither you can use it to defame others by saying false or mean things that can damage other person's reputation. ना ही आप कुछ ऐसी गंदी बात या गलत बात लिख सकते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, ठीक है। हाँ, हम कह सकते हैं अपने व्यूज ऑफ कोर्स बता सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशंस में रहकर, ठीक है। अगर वो लिमिट से हम क्रॉस कर देंगे तो हमारी बात भी की कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। सो वी हैव टू बी इन लिमिटेशंस। Citizens have the freedom to uphold meetings, processions, rallies and demonstrations on any issues. लोगों के पास अधिकार है कि वो कोई भी अगर इशू होता है तो वो रैली निकाले, प्रोटेस्ट करे, लेकिन लिमिट में, ठीक है। इट डजंट मीन कि वो बहुत ही ज्यादा गलत काम करने लगे। लिमिट्स में आप प्रोटेस्ट करो, इट इज वेरी गुड, आपकी बात सुनी भी जाएगी, और अगर नहीं सुनी जाती देन यू हैव सुप्रीम कोर्ट, आप वहां अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल, दे शुड नॉट लीड। हाँ, अगर मान लो कि कुछ भी ऐसा होता है, कुछ गलत हो जाए सोसाइटी में, तो उस समय हम ना पीसफुली मीटिंग करके भी चीजें सुलझा सकते हैं, ठीक है। पीसफुली डिस्कशन से जो चीजें हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं। या तो आप एसोसिएशन बना लो, लेकिन उस एसोसिएशन में कोई भी वेपन कैरी नहीं कर सकते आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसे मारने के लिए नहीं उतर सकते, आप सिर्फ अपनी बात रख सकते हो। उसे मार पीट कर कुछ भी सॉर्ट आउट करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। और इसके अगेंस्ट अगर आपने करो तो आप ही गलत ठहराए जाओगे, गवर्नमेंट नहीं। उसके बाद ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे पास राइट है हम किसी भी कंट्री, अपने कंट्री के किसी पार्ट में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश बाय लॉ, इट मींस दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर द डेथ सेंटेंस। हम किसी भी कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को हम मार नहीं सकते, ठीक है, अनटिल और अनलेस सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर ना आया हो कि उस पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है, ठीक है। तब तक हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम किसी पर्सन को जाके मार दे। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। हम ये कह सकते, हमारे पास ये राइट है कि हमसे कोई ना हमसे हमारी आज़ादी नहीं छीन सकता, अनटिल और अनलेस हम खुद ही कहे, ठीक है। तो हमारी आज़ादी कोई नहीं छीन सकता, ये चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। A person who is arrested or detained in the custody will have to be informed the reasons for such arrest and detention. हमारे पास ये भी राइट है कि अगर किसी को मतलब अरेस्ट किया जा रहा है ना, तो उसका बेसिस बताया जाए, किस बेसिस पर आपको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। A person who is arrested and detained should be produced
बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। और मान लो किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसको ना जो भी नियरेस्ट कोर्ट है उसके सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, उससे ज्यादा आप टाइम नहीं ले सकते। सच अ पर्सन हैज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर एंड एंगेज बाय अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। और उस पर्सन के पास राइट भी हो सकता है, राइट भी होता है कि वो उसके पास अपना एक लॉयर हो और फिर बात रखी जाए, और ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे, जो भी क्रिमिनल है और जो भी विक्टिम है ना, वो दोनों ही अपनी बात इक्वालिटी से रखे, ताकि पता चल सके कि क्या एग्जैक्टली गलत कौन है और सही कौन है। तो ये राइट भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, नेक्स्ट हमारा एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट राइट। एक्सप्लॉइटेशन मतलब किसी का फायदा उठाना, ठीक है, फॉर एनी इन एनी केस। Once the right to liberty and equality is granted, it follows that every citizen has a right not to be exploited. अब क्योंकि हमारे पास लिबर्टी है, इक्वालिटी है, यानी कि आज़ादी है और समानता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का जाके फायदा उठा ले, ठीक है, या फिर कोई आके हमारा फायदा उठा ले। तो इसीलिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दिया गया है कि अगर आपका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हो, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 3 स्पेसिफिक इवल्स एंड डिक्लेयर्स दीज इलीगल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 इवल्स, 3 गलत काम लिखे गए हैं कि अगर इन कामों को कोई करेगा तो वो इलीगल कहलाएगा, ठीक है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। कई बार क्या होता है ना कि लोगों को अगवा कर लेते हैं, ले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली गलत चीज तो ये है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सेकंड इज ट्रैफिकिंग हेयर मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। कई बार होता है कि आपको अगवा करके ले जाते हैं, फिर आपको मतलब वो है ना, लोगों को मतलब आपस में ही बांटते हैं, मतलब लोगों को सेल कर देते हैं और मनी ले लेते हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा गलत काम है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी इसके अगेंस्ट, ठीक है। सेकंड, आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और बैगर इन एनी फोर्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि आप किसी को फोर्सफुली भीख नहीं मंगवा सकते किसी से, ना ही फोर्सफुली कोई काम करवा सकते। बैगर इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स टू रेंडर द सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट नॉमिनल रिम्यूनरेशन। When this practice takes place on lifelong basis, it is called the practice of bonded labor. अब क्या होता है, बैगर वो जगह होती है जहाँ पे ना जो भी लेबर है, जो भी वर्कर है, उसे फोर्सफुली काम करवाया जाता है कि आप जाओ गली में जाओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, और आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं करता तो आप उसके साथ बुरा अत्याचार करते हो, तो ये गलत चीज है, ठीक है। और अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो ना, उससे कहा जाता है बॉन्डेड लेबर, यानी कि फोर्सफुली लेबर से काम करवाया जा रहा है। और अगर आप ऐसा काम करते हो तो भी आप एक क्राइम कर रहे हो, ठीक है, और इसके अगेंस्ट आवाज उठाई जा सकती है। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। आप किसी बच्चे से फोर्सफुली काम करवा रहे हो ना, तो ये भी एक क्राइम है। आप किसी बच्चे से फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते, ठीक है, अनटिल और अनलेस बच्चा खुद कर देना चाह रहा है तो। नेक्स्ट इज फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे पास अधिकार है कि हम कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द स्टेट इज कंसर्न्ड ओनली विद द रिलेशन अमंग ह्यूमन बींग्स एंड नॉट विद द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड गॉड। सेक्युलरिज्म ये कहता है कि हम लोगों को ना लोगों से अधिकार रखना चाहिए, हम लोगों को उस चीज में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए कि इस पर्सन का किस भगवान के साथ नाता है, ठीक है। ठीक है भाई, सबका अपना अपना व्यूज होते हैं, सबके अपने माइंड्स होते हैं, हर किसी का अपना एक भगवान हो सकता है। अब ये तो नहीं है ना कि भाई वो पर्सन ये वाला रिलीजन फॉलो कर रहा है तो वो पर्सन गलत है। भाई बस भगवान ही तो अलग है, एट लास्ट डेस्टिनेशन तो सेम है ना हमारी। तो सेक्युलरिज्म यही कहता है कि जितने भी लोग हैं ना, वो सब, उन सब के पास अधिकार है अपना धर्म फॉलो करने का। हम स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज के बेसिस पर कभी भी लोगों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सेक्युलर स्टेट इज दैट नो वन दैट A secular state is one that does not establish any religion as official religion. That secular country उसे कहा जाता है जो कि अपने देश में किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन ना बनाए, ठीक है। उस देश में सारे रिलीजन फॉलो हो रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड। दैट डजंट मीन कि आप किसी एक रिलीजन को बंदी कर दो, नहीं कर सकते आप ऐसा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो कंट्री है वो सेक्युलर नहीं है। फिर एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड टू प्रोपोगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन। हर किसी के पास राइट है कि अपना रिलीजन, अपने धर्म को वो फैलाना चाहता है तो फैला सकता है, ठीक है, रख सकता है तो रख सकता है, ज्ञान बांटना चाहता है तो बांट सकता है, ठीक है। हर रिलीजन के पास ये हक है, हर पर्सन के पास ये हक है, ठीक है। हाउएवर डज नॉट मीन दैट द पर्सन हैज राइट टू कंपेल अनदर पर्सन टू कन्वर्ट हिज रिलीजन बाय मीन्स ऑफ फोर्स, फ्रॉड और एल्यूरमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोर्सफुली जाओ और भाई लोगों को बोलो कि नहीं आप हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म पर आप अपना धर्म परिवर्तन करो, हमारे धर्म में एग्जिस्ट करने लग जाओ। ये राइट नहीं दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने बस इतना अधिकार दिया है कि भाई अपना धर्म शांति से फॉलो करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप भैया फोर्सफुली अपने रिलीजन के लोगों को बढ़वाने के लिए फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करवा रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो सकती है, ठीक है।
Next is, thus the government cannot be compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. गवर्नमेंट जो है ना, किसी भी पर्सन को मतलब अगर मान लो कि आप कोई भी धर्म को प्रोपोगेट कर रहे हो, फैला रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो. उसके बाद देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स, वहां पे ऐसी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए कि आप इस धर्म को फॉलो करो या उस धर्म को फॉलो करो. ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो वहां पे धर्म के बारे में फोर्सफुली कोई बातें करनी जरूरी नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि बच्चों के माइंड में अगर आप यही डाल देते हो ना बचपन से ही कि आप इस धर्म के हो, उस धर्म के हो, या फिर इस धर्म में परिवर्तन कर लो, तो वो चीज़ सही नहीं है. और अगर आप इतनी ही छोटी सोच रखते हो तो फिर क्या ही डेवलपमेंट होगी. ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. अब हम पढ़ेंगे कल्चरल राइट्स क्या होते हैं और एजुकेशनल राइट्स क्या होते हैं. इट इज द लैंग्वेज, कल्चरल एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज दैट नीड्स टू स्पेशल प्रोटेक्शन. अब क्या होता है, हमारे देश में वैरायटी ऑफ पीपल रहते हैं. कुछ हर स्टेट में अलग अलग भाषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग डांस है, अलग अलग कल्चर है उनके. तो उन सबको हमें एक एकोमोडेट करके एक साथ चलना है. ठीक है, तो उन्हीं के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट मेंशन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि सभी को अपने कल्चर फॉलो करने का राइट है. ठीक है, और उन सबको अपने कल्चर पढ़ने का भी राइट है. ठीक है, हम उसके बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते. क्यों? ताकि जितनी भी माइनॉरिटी में जो लोग हैं ना, माइनॉरिटी में जो कास्ट है, उनको भी ऐसा फील हो कि हाँ हमारी कंट्री में हमारी इज्जत है. ठीक है, उसके बाद राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज. अब देखते हैं माइनॉरिटीज यानी कि कम तादाद पे जो लोग हैं उनके क्या राइट्स हैं. एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट. जो भी सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी कल्चर के, ठीक है, और मान लो कोई एक सर्टेन कल्चर है, उस कल्चर के लोग बहुत कम मात्रा में है. ठीक है, तो उनके पास राइट है वो अपना कल्चर प्रिजर्व करके रखे. ठीक है, उनसे उनका कल्चर कोई भी बंद नहीं करवा सकता, या फिर कोई ये नहीं कह सकता कि आप अपना कल्चर फॉलो मत करो. ठीक है, बिकॉज आर इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अ सेक्युलर कंट्री, तो हमारे पास राइट है कि हम अपने कल्चर फॉलो कर सकते हैं. एडमिशन ऑन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज. रिलीजन या लैंग्वेज के आधार पर आप किसी बच्चे से ये नहीं कह सकते कि आप हमारे स्कूल में मत आओ. ठीक है, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल. प्राइवेट स्कूल में भी आप ये नहीं कह सकते. ठीक है, क्योंकि धर्म और लैंग्वेज के बेसिस पर आप मना कर ही नहीं सकते बच्चों से पढ़ने के लिए. All minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. हर माइनॉरिटी को राइट है कि अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो खोल सकती है, जहाँ पे वो जिस तरह चाहे उस तरह पढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो उनके पास अधिकार पूरा है. माइनॉरिटीज को भी इक्वल राइट दिए गए हैं हमारी कंट्री में. हेयर माइनॉरिटी डज नॉट मीन रिलीजियस माइनॉरिटी एट द नेशनल लेवल. अब माइनॉरिटी से ये मतलब नहीं है कि जो धर्म के आधार पर कम लोग हैं. माइनॉरिटी से ये मतलब है जो कल्चर में भी होता है ना, कुछ कल्चर फॉलो करने के अलग लोग होते हैं. मान लो कोई सर्टेन कल्चर है, ठीक है, उन लोगों को जो उस कल्चर को जो फॉलो करते हैं ना, उसके बहुत कम मात्रा में लोग हैं, तो वो अगर अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलग खोलना चाहते हैं तो वो खोल सकते हैं. ठीक है, धर्म के आधार पर ही नहीं, कई बेसिस पर बहुत माइनॉरिटी में लोग होते हैं. ठीक है, तो वो अपना जैसे जीना चाह सकते हैं ना, वो जी सकते हैं. हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स. अब हम देखते हैं कि इन राइट्स को कौन सिक्योर करता है. कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो राइट्स है ना उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता. फर्स्टली द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर एनफोर्सेबल. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए ना, वो एनफोर्सेबल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें दिए गए, तो हमसे कोई छीन नहीं सकता. We have a right to seek the enforcement of the above mentioned rights. This is called right to constitutional remedies. और अगर कोई छीनता है तो हमारे पास और भी राइट है. ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसे हम कहते हैं. इट्स देन दिस इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट. ये अपने खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है, दिस राइट मेक्स द अदर सिटीजन इफेक्टिव. इट इज पॉसिबल दैट समटाइम्स आर राइट्स मे बी वायलेटेड बाय फेलो सिटीजन्स, प्राइवेट बॉडीज और बाय द गवर्नमेंट. अब अगर ये राइट है ना, तो इसी वजह से सारे राइट्स इफेक्टिव है. अब होता क्या है ना कि कई बार हमारे राइट्स हमारी गवर्नमेंट हमसे छीन लेती है, या प्राइवेट एजेंसी छीन लेती है, या कई बार सिटीजन खुद ही छीन लेते हैं. ठीक है, तो उन सब के अगेंस्ट में हम कहाँ जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की मदद ले सकते हैं. होता क्या है, इट इज अ फंडामेंटल राइट्स वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. एक फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही हम ना डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. कई केसेस में हम डायरेक्टली सारे मतलब जितने भी केसेस होते हैं ना, हम उसमें कभी भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते ना हाई कोर्ट जा सकते. सिर्फ कुछ केसेस ऐसे हैं जिसकी कि हाँ, अगर वो केसेस हमसे छीने जा रहे हैं ना, या वो राइट्स हमसे छीनने जा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को. दिस इज वाई डॉक्टर अम्बेडकर कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट और द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इसी राइट की वजह से हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसीलिए पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो इसी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को किस नाम से बुलाते हैं, द हार्ट एंड द सोल.
क्योंकि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड मतलब प्रोटेक्ट करके चलता है, इसीलिए इस राइट को बोला जाता है हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव और बाय एनी अदर अथॉरिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. फंडामेंटल राइट्स ना लेजिस्लेचर भी प्रोटेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव भी प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. कोर्ट्स ऑल्सो एनफोर्स दैट द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज. कोर्ट्स भी हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करता है. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट है ना, उसके पास भी ये पावर है कि वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके चले. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट भी या हाई कोर्ट भी हमारे राइट्स को नहीं छीन सकते. But now any person can go to the court against the violation of fundamental rights if it is social or public interest. It is called public interest litigation. अब क्या होता है, हमारे पास राइट है कि अगर हमसे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. Under the PIL, any citizen or a group of citizens can approach Supreme Court or High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government. No one can write to the justice even on postcards. अब क्या होता है, PIL होता ही इसलिए है कि मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ गलत एक्शन ले रही है ना, या फिर हमारा राइट वायलेट कर रही है, हमारा राइट हमसे छीन रही है, तो वो लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके इंटरवेन कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम. द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ द जजेस फाइंड इट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट. और कोर्ट जो है ना वो इसके खिलाफ जा भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है इन बातों को, या फिर इस मुद्दों को मेन मुद्दा समझ भी सकता है. कब? जब पब्लिक के इंटरेस्ट की वो बात हो, यानी कि मेजोरिटी में लोग कहे कि हाँ ऐसा हो रहा है, तब कोर्ट भी इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है. Thus, the scope of rights has been expanding and new rights are evolving over time. They are the result of the struggle of the people. अब आपने देखा होगा कितने लोगों ने पता नहीं दर्द सहे है, कितने लोग ने सफर करा है, उसके बाद हमारे पास राइट्स आए हैं. ठीक है. कई लोगों ने कितना दर्द सहा होगा, उसके बाद हमें एक अधिकार मिला है. ठीक है. न्यू राइट्स इमर्जेस एज सोसाइटी डेवलप और एज पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस आर मेड. और देखो समय के साथ चीजें बदलती रहती है, और इसी वजह से पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस होते रहते हैं. और अगर चेंज पड़ी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न्यू राइट्स भी ऐड हो सकता है विद टाइम. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका गारंटीज इट्स सिटीजन सेवरल काइंड ऑफ न्यू राइट्स. अब जो है ना, जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह के राइट देता है अपने कंट्री के लोगों को, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, so that the citizens or their homes cannot be searched, right to their phones cannot be trapped, their communication cannot be opened. जो साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को राइट टू प्राइवेसी भी देता है, ताकि उनके फोन ट्रैप ना किए जाए, ताकि उनकी जो लोकेशन है वो प्राइवेट रहे, उनके घर के जो भी मेन फाइल्स है जो ये फोन में सबमिट है वो सब प्राइवेट रहे. ठीक है. नेक्स्ट इज राइट टू एनवायरमेंट दैट इज नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेलबींग. ठीक है. राइट टू एनवायरमेंट दिया जाता है कि ऐसे एनवायरमेंट में वो लोग रहे कि जो कि उनकी हेल्थ के लिए गलत ना हो. ठीक है. सेफ हो. उसके बाद राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, कि मतलब उनके पास अपना एक घर हो जिसमें वो अपने आप रह सकते हैं, जिस तरीके से वो चाहे वो रह सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज. लोगों के पास हेल्थ केयर सर्विस का भी राइट हो. ठीक है. मान लो अगर जो बेसिक फैसिलिटीज होती है जैसे खाना पानी, इन सब का राइट हो लोगों के पास. ठीक है. ये नहीं कि पैसा दो तभी खाना पानी मिलेगा, नहीं. ये सब चीजें साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. ठीक है. ताकि लोग बेसिक चीजें लोगों को मिल पाए in the case of emergency. Many people think that the right to work, right to health, right to minimum livelihood and right to privacy should be made a fundamental rights in India as well. कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि ये जो बेसिक राइट जो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ना, जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, या फिर राइट टू मिनिमम लिवलीहुड्स हो गया, ये सब हमारी इंडिया में भी होने चाहिए. व्हाट डू यू थिंक गाइज, होने चाहिए नहीं? देखो आई थिंक होने चाहिए, क्योंकि ये जो मेन ये राइट्स बेसिक है. ठीक है. और हमें हमारी कंट्री में क्योंकि पॉवर्टी एक्सट्रीम लेवल पर है, तो कम से कम लोगों को एक टाइम का खाना तो मिले, कोई खाली पेट सोने तो ना जाए. और जब ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं ना हम कि हमारे देश में इतना हो जाए कि भाई रात को कोई खाली पेट सो के नहीं जा रहा, या फिर खाली पेट सोने नहीं जा रहा है, या सुबह उठ रहा है तो वो इतना स्ट्रेस में नहीं है कि भाई उसके पास पानी तक नहीं है पीने को. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन अगर हम अपनी कंट्री से रिमूव कर पा रहे हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमने डेमोक्रेसी अचीव करी है. तो आई थिंक कि ये बेसिक राइट टू मिनिमम लिवलीहुड तो हमारी कंट्री में होना ही चाहिए. ठीक है. क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है, सो इट इज नीडेड. आई होप आपको चैप्टर क्लियर समझ आया होगा. आई होप कि क्लियर होगा कि राइट्स क्यों जरूरी है और डेमोक्रेटिक राइट्स होते क्या है. ठीक है. नाउ थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.